Okay, the call. This call is now being recorded. I've got the message, so the recording has been started. So I request everyone to uh, read their attendance in the chat box so that I can have attendance from everyone. Yesterday I started the recording. I didn't start the recording on time, and so that is why I got a very less attendance in the chat box. Maybe this is the reason. All right. So today's topic is the last topic from your theory. I think we don't have much questions to practice on it. The ATS that was given to you from the college, but we do have we'll understand about this chapter in detail. Mm, Okay. Uh, all right. So isometric projections, how these are different from the orthographic projections. These are just the, I can say, the reverse of orthographic projections. What do we have in orthographic projections? We have when we have three views: the front view, the top view, and the side view. These are called as the orthographic projections. And minimum, there should be two views to complete the orthographic projection. Otherwise, अ, इसको अकेले को भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलेंगे, इस अकेले को भी बोल सकते हैं, इसको अकेले को भी बोल सकते हैं, दो को भी बोल सकते हैं एंड तीन को भी बोल सकते हैं इकट्ठे. बट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मिनिमम दो व्यूज चाहिए. फ्रंट या टॉप होना चाहिए, टॉप या साइड होना चाहिए, साइड या फ्रंट होना चाहिए. ठीक है. इसके बाद अगर मैं इन तीनों व्यूज को एनालाइज करूं, हर उस साइड से, फ्रंट वाली साइड से एंड टॉप से, फ्रंट डायरेक्शन से, साइड डायरेक्शन से एंड टॉप डायरेक्शन से, तो मेरे को एक इमेज मिलती है. और वो इमेज जो होती है उसको मैं कहता हूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. जो व्यू मिलता है मेरे को इन तीनों व्यूज को कंबाइन करके, तो मेरे को मिलता है एक आइसोमेट्रिक व्यू. अब ये आइसोमेट्रिक व्यू मैं जो बार बार बोल रहा हूँ किस तरह से मिलेगा मेरे को, एग्जांपल लेते हैं. मान लिया आपके पास एक सिलेंडर है. तो सिलेंडर का जो फ्रंट व्यू है वो आपके पास एक सर्कल आ रहा है. ठीक है. और इस सिलेंडर का जो टॉप व्यू है वो आपके पास एक रेक्टेंगल आ रहा है. फिर इस सिलेंडर का जो साइड व्यू है वो आपके पास एक फिर से रेक्टेंगल बन रहा है. सो मेरे को पता है कि साइड से भी ये रेक्टेंगल है पड़ा हुआ, टॉप से भी ये रेक्टेंगुलर शेप दे रहा है, और यहाँ से ये फ्रंट से ये एक सर्कुलर शेप दे रहा है. सो इट इज अ शाफ्ट. इट इज अ शाफ्ट विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. इसको मेरे को आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाना है. आइसोमेट्रिक नाम इसलिए पड़ा इस चीज का, प्रोजेक्शंस का, क्योंकि यहाँ पे जो हम एक्सिस का यूज करें, जैसे हम रेफरेंस लाइन यूज करते हैं इन द केस ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, वैसे हम एक रेफरेंस लाइन या एक्सिस लाइन यूज करेंगे इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. सो मैं एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ अपनी ड्राइंग शीट पे. यहाँ से मैं एक लाइन लगाऊंगा, स्ट्रेट लाइन. ये जो लाइन होगी ये इस लाइन के साथ 30 डिग्री के एंगल पे होगी. बट ये जो लाइन है फ्रॉम द पॉइंट ओ एंड टिल ए, जो कि 30 डिग्री पे लगाई है मैंने. सो दिस लाइन इज द एक्सिस लाइन ओ ए. एंड देन अगेन मैं फिर से दूसरी डायरेक्शन में अगेन ड्रॉ लाइन एट 30 डिग्री एंगल. दिस लाइन is O. This is also axis line. This is also axis line. And there is a third line like this, vertical line,
OC. This is also axis line. ये जो 3 एक्सिस लाइन है, एक आपको बता रही है x की डायरेक्शन, सपोज करना है आपने, आप जैसे कोऑर्डिनेट्स बनाते हो, you have to suppose that this is in x direction. So this x is length, and OC, the vertical axis line, this is z. So this z is height, and OB is again the axis line, and this axis line is y. This y could be the depth or the width और breadth. लेंथ के साथ width का कॉम्बिनेशन है, breadth है, so इसको कह सकते हो breadth. So मेरे पास 3 डायमेंशन आ गई, x वाली लेंथ आ गई, z से हाइट आ गई, एंड y से ब्रेड्थ आ गई. मतलब ओ ए पे जो भी मैं डायमेंशन लूंगा ऑन द एक्सिस लाइन ओ ए, जो भी मैं डायमेंशन लूंगा 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, वो मैं सारी डायमेंशन लूंगा लेंथ के लिए. ओ सी एक्सिस लाइन पे जो भी मैं डायमेंशन लूंगा, यहाँ से नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी, सो ये मैं डायमेंशन लूंगा फॉर हाइट, और ये जो मैं लेंथ लूंगा ऑन द लाइन बी, ये मैं लूंगा विड्थ के लिए या उसकी ब्रेड्थ के लिए. तो हमने अजम्पशन ली थी सिलेंडर की, ठीक है. सिलेंडर का जो फ्रंट व्यू है वो एक पूरा फेज बनता है, ठीक है. जो सिलेंडर का फ्रंट व्यू आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा एक फेस दिखाई दे रहा है. तो पूरा का पूरा एक फेस, इसको ज्यूम कर सकते हैं बिटवीन द एक्सिस लाइन ओ ए एंड ओ सी. Between the axis line OA and OC is the isoplane. Is the isoplane, and this isoplane can be a vertical plane. ये जो 3 एक्सिस लाइन है, इससे पहले 3 एक्सिस लाइन है, this axis OA and OB. The angle between this axis is कितना आना चाहिए? 30 30, 180 minus 60 कितना होगा? 120. Between the axis OC and OB, the angle is 120. Between the axis line OA and OC, the angle is again 120 degree. So 120, 120, 120, and these 3 axes are at a same angle difference. So this is called as, these axes are called as the isometric axes. OA, OB, OC. These are the isometric axis. आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर हम लेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस. सो जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो उसका एक 3D इमेज होएगा. 3D इमेज क्यों होएगा? क्योंकि 3D, 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं इसको. 3D, 3 डायमेंशंस, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, जेड डायमेंशन, 3 डायमेंशंस के अंदर बन जाएगा, इसलिए इसको 3D इमेज या 3D प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोल देते हैं. आइसो इसलिए, आइसो मीन्स सेम. So the difference between these 3 axes is 120 degree. Further, जो OA axis, OC axis थी, इसको isoplane बोला हमने, and this is assumed to be a vertical plane. Between OB and OC, this is a plane. ये plane कैसे बनेगा? इसको मैं complete figure दे देता हूँ. अब ये plane बन रहा है. This plane is again an isoplane, and this isoplane can be called as a प्रोफाइल प्लेन. ऐसे बन गया ये, एक वर्टिकल प्लेन आ गया, एक प्रोफाइल प्लेन आ गया. एंड देन दिस इज एन आइसोप्लेन. इस आइसोप्लेन को मैं फिर से क्या कह सकता हूँ कि दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. अज्यूम करो कि आपके जो 3 प्रिंसिपल प्लेन्स थे
OVP, HP एंड PP ऐसे पड़े हुए हैं, और ये तीनों आइसोप्लेन्स हैं। एंड इनके साथ ये जो लाइंस आ रही हैं, दीज आर द एक्सिस लाइंस। एंड इनके पैरेलल जो लाइंस बनाते हैं हम आइसोप्लेन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे OC के पैरेलल यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई, एंड OB के पैरेलल यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई, ये वाली। सो दिस लाइन एंड दिस लाइन, इनको कहते हैं हम आइसोलाइंस। बट OB, OC, OA, दीज आर द आइसोमेट्रिक एक्सिस। सो यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन बना के एक आइसोप्लेन बना सकता हूँ, यहाँ से नीचे एक लाइन लगा के, यहाँ से OA के पैरेलल एक लाइन लगा के मैं एक आइसोप्लेन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, कंक्लूजन्स लेते हैं यहाँ से, क्या कंक्लूजन्स हैं? द फर्स्ट कंक्लूजन इज OB, OC, OA, these three are the isometric axes. If I draw parallel lines to OC, OB and OA, the set of lines and axes, they make a single isoplane, and these isoplanes can be called as HP, VP or PP. Right, the isometric axis क्यों कहते हैं इसको? Because the angle between all the three axes is equal to 120 degree. Iso means same, एक ही तरह का एंगल है। So I hope isoplane is clear to you, isometric axis is clear to you, and isometric lines is clear to you. अब इनके ऊपर हमने प्रोजेक्शंस बनाने। You will remember this key point in the question is this point O, जहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। So we can take the axis line, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, एंड इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। Like you would see these coordinates in the AutoCAD. Now, अगर हम आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शंस बनाते हैं, अगर मैं आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शंस लेता हूँ अपनी, तो फर्क क्या पड़ेगा? क्या उसका साइज सेम रहेगा? जो हम एक्चुअल में नॉर्मल स्केल यूज करते हैं, MM वाला स्केल, क्या वो उसकी रीडिंग MM में ही नजर आएगी उतनी? जैसे फॉर एग्जांपल 10 mm ले रहा हूँ मैं, अगर मैं आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर 10 mm को ज्यूम करता हूँ, तो वो क्या 10 mm ही आएगी, उससे ज्यादा आएगी, या उससे कम आएगी? ज्यादा एंड कम मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर हम प्रोजेक्शंस लेते हैं। सो जब भी मैं प्रोजेक्शंस बनाता हूँ आइसोमेट्रिक एक्सिस पे, आइसोमेट्रिक एक्सिस 1, आइसोमेट्रिक एक्सिस 2, आइसोमेट्रिक एक्सिस 3, जब भी मैं आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन लगा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को ये मार्कर की प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक एक्सिस बनानी है। ये मार्कर का आपके पास सामने सामने फ्रंट व्यू आ गया, दिस इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस। यहां से मैंने देखा तो आपको साइड व्यू, ये चीज दिखाई दी, क्रॉस सेक्शन। और अगर आप ही की डायरेक्शन को मैं टॉप व्यू से ज्यूम करूं, तो फिर से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेक्टेंगुलर शेप आएगी इस मार्कर की। इसको मैं अगर आइसोमेट्रिक व्यू में देखूं, तो मेरे को इसको ऐसे दिखेगा, और मेरे को सारी इसकी 3D इमेज नजर आएगी। ये सर्कुलर टिप नजर आएगा, उस इसका फेस पूरा नजर आएगा, एंड फिर से पीछे कर्व्ड लाइन नजर आएगी। इस चीज को कह रहा हूं मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। बट जो एक्चुअल लेंथ की मार्कर की, मान लिया इसकी लेंथ थी हमारे पास 100 mm का, ये मार्कर है 100 mm कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर। दिस मार्कर इज 100 mm लॉन्ग। देन इफ आई प्रोजेक्टेड, अभी तो आप इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में बिल्कुल वर्टिकल प्लेन या HP के या PP के पैरेलल करके देखते हो, बट अगर ये पैरेलल नहीं है, अगर ये, मैं यहाँ पे आपको बताया कि दिस इज 30 डिग्री, तो क्या ये जो 100 mm की लाइन है, अगर मैं इसको 30 डिग्री पे लगाऊं, तो क्या 100 mm की लाइन प्रोजेक्शन के अंदर 100 mm की ही दिखाई देगी, या उससे कम लेंथ की दिखाई देगी? सो ये आपने फाइंड आउट करना। जब आप किसी ट्रू लेंथ को किसी प्रोजेक्शन के अंदर दिखाते हो एट सम एंगल, तो क्या उसका ट्रू लेंथ ट्रू ही रहता है, कि वो चेंज हो जाता है और वो बन जाता है क्या, एपरेंट लेंथ, जिसको हमने नाम दिया हुआ है एपरेंट लेंथ, जो चेंज हो जाता है? ऑफ कोर्स वो चेंज होता है। ट्रू तब रहेगा जब वो हमारे देखने के डायरेक्शन से पैरेलल है। और
एपरेंट तब बनेगा जब ये 30 डिग्री पे लगा दिया। अभी ये पैरेलल नहीं है, अभी ये 30 डिग्री पे है। ऐसे होती तो मेरे को एक्चुअल लेंथ इसकी ट्रू लेंथ दिखाई देती। अब जब मैं इसको ऐसे करके देख रहा हूँ तो ये एक्चुअल लेंथ नहीं रहती इसकी, ये एपरेंट लेंथ बन जाती है। उस इस एपरेंट लेंथ को अचीव करने के लिए इस 30 डिग्री वाली लाइन पे जितनी लेंथ बनाऊंगा वो हमेशा लेस देन 100 mm होगी, हमेशा लेस देन 100 mm होगी एंगल पे। ठीक है। सो इस 100 mm से जो कम वाली लेंथ है ये कितनी होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में ट्रू लेंथ तो इसकी 100 mm है जब इसको पैरेलल करके देख रहा हूँ, और जब मैं इसको 30 डिग्री वाली लाइन पे बना रहा हूँ तो 100 से कितना कम वाली ये फिगर कितना होना चाहिए, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर जो भी आप लेंथ लगाते हो तो गिवन लेंथ को आप चेंज करते हो टू द आइसो लेंथ। तो सारे जितने भी हम डेफिनेशंस यूज कर रहे हैं, these are all has a prefix of isonet, isoplane, isometric axis। मेट्रिक क्यों बोला जा रहा है साथ में? मेट्रिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जितनी भी हमारी कन्वर्जन्स हैं दे हैज इट हैज mm, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, इसलिए इनको कहते हैं मेट्रिक कन्वर्जन्स। स्मॉलेस्ट यूनिट, फिर उसका बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और एक दूसरी तरह की यूनिट्स होती हैं जिसको कहते हैं हम इंपेरियल, IMPERIAL, इंपेरियल। यूएस आ गए यहाँ पे। इंचेस, फुट, इंचेस फुट, इंचेस फुट को हम कहते हैं इंपेरियल यूनिट। इसके साथ सेकंड भी आता होता है, सेकंड इंच फुट, आई थिंक सो सेकंड ही होगा, सेकंड इंच फुट। एंड यहाँ पे आ गया mm, cm, मीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, डेका, किलोमीटर। सो दीज आर द मेट्रिक कन्वर्जन्स, इसलिए इनको बोला जाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। तो मैं आपको पूछ रहा था कि जो गिवन लेंथ होती है हमारे पास जितनी भी है, ये गिवन लेंथ को मेरे को हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है टू द आइसोमेट्रिक लेंथ। जब मैं आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज करूंगा प्रोजेक्शन बनाने के लिए, तब जो मेरे पास प्रोजेक्शन बनती है उसको मैं कहता हूँ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑलराइट। एंड जब मैं आइसोमेट्रिक लेंथ का नहीं यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द आइसोमेट्रिक लेंथ, आई एम ओनली यूजिंग द गिवन लेंथ, आई एम नॉट reducing the given length to the isometric length. Isometric length is always less than the given length. ये आपने बात याद में रखनी है, आइसोमेट्रिक लेंथ इज ऑलवेज लेस देन द गिवन लेंथ। ये आइसोमेट्रिक लेंथ हमने लेनी कैसे है, दैट इज द मेथड आई विल टेल यू। बट जब आप आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज कर रहे हो इन द प्रोजेक्शन, आई होप यू आर नॉट एबल टू हियर द एम्बिएंट नॉइजेस। सो जब आपने आइसोमेट्रिक लेंथ का यूज किया उस चीज को कहा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। बट जब आपने गिवन लेंथ, फॉर एग्जांपल 100 mm का लेंथ था,
और मैंने उसको एज इट इज 100 mm यूज करके आइसोमेट्रिक एक्सिस पे मार्क कर दिया या प्रोजेक्शन बना ली, तो उस चीज को हम कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन isometric projection and the isometric view. It is when we are using the isometric length which is less than the given length, and that is called as the isometric projection. And when we are using the same length on the isometric axis, the projection is the isometric view. जो भी drawing बनती है वहाँ पे वो isometric view है, and अगर isometric length है तो ये बन जाएगी isometric projection. ये basic difference है between this and this. Isometric length लेनी कैसे है? इसके लिए हम यूज करेंगे आइसोमेट्रिक स्केल का। फिर से आइसोमेट्रिक स्केल आ गया, तो सारा कुछ आइसोमेट्रिक के नाम पे है। जैसे बाबा रामदेव की दवाइयाँ, बाबा रामदेव का आटा, बाबा रामदेव की हल्दी, बाबा का वो, ठीक है, वैसे सारा कुछ आइसोमेट्रिक के नाम पे आ गया यहाँ पे। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक प्लेन, आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक लाइन, आइसोमेट्रिक स्केल। 1 2 3 4 5 6 ये आपको याद रखना है। स्केल, लाइन, एक्सिस, प्लेन, व्यू, प्रोजेक्शंस। ठीक है, प्रोजेक्शंस हमने कवर करनी है इन द क्वेश्चन। व्यू क्लियर हो गया आपको, प्लेन्स, आइसोमेट्रिक प्लेन्स और आइसोप्लेन्स, आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक लाइंस, एंड विल बी डूइंग आइसोमेट्रिक स्केल। सो आइसोमेट्रिक स्केल के अंदर तभी यूज करना है मैंने उसको जब मेरे को गिवन लेंथ को आइसो लेंथ में चेंज करना है टू ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर एग्जामिनर बोले ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू, then there is no need to change the or convert the given length into the isometric length. So an isometric scale इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इट्स वेरी सिंपल, it is to take a point, draw a straight line, name this point as A, then name this end as B. All right, from A, this point A, we'll draw a straight line at an angle 30 degree. Okay, and name this line as C. AC is 30 degree. This line, which is a 30 degree line at 30 degree, ये वही लाइन है जो आपकी आइसोमेट्रिक एक्सिस है, बट इसके ऊपर हम एक्चुअली फाइंड आउट करेंगे द आइसो लेंथ। ये हमें देगी आइसो लेंथ की डायमेंशन। अब ये आइसो लेंथ आएगी कैसे? इसके ऊपर मार्किंग्स आएंगी इस तरह से। विल ड्रॉ अनदर लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट ए एट एन एंगल 45 degree. So this line, the new line which I have created, name this line as D, ED. On this line, I will take the actual dimensions, the given dimensions. तो आपके पास जो स्केल है, नॉर्मल स्केल होता है, उसको रखो इसके ऊपर। जहां जहां पे मार्किंग्स हैं 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50, 60, जैसे जैसे हैं वैसे वैसे सेम मार्किंग्स यहाँ पे लगा देनी है। आफ्टर all the markings, all the divisions 60, ये जब मेरे पास लग गई तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ
कि आइसो लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब अगर एक्चुअल में गिवन लेंथ इज 10 mm, उसके अगेंस्ट आइसो लेंथ कितनी बनेगी? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, किस पे? ऑन लाइन ए बी, ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए बी। जब ए बी पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, यहाँ पे भी किया, फिर से किया, फिर से किया, अगेन अगेन, जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑन द लाइन ए सी मेरे को पॉइंट्स मिल गए कुछ, क्रॉस सेक्शन है, सॉरी, इंटरसेक्शन, 1 2 3 4 5 6, सिक्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले। अब ये जो सिक्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये है 10 10 20, सॉरी, इट इज नॉट 10, इट इज नॉट 20। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे को इस 10 के अगेंस्ट यहाँ तक अगर आप मेजर करोगे फ्रॉम पॉइंट टिल दिस पॉइंट, ये मेरे को दे रहे हैं रीडिंग अबाउट द आइसो लेंथ। सो जब भी आप आइसो लेंथ फाइंड आउट करोगे अगेंस्ट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 10 mm गिवन लेंथ, अगेंस्ट कितना यूज करना है आइसो लेंथ पे या आइसोमेट्रिक एक्सिस पे, तो यहाँ से आप स्केल से मेजर करोगे। और so this ratio of isometric to true length is 0.815, 0.815, ठीक है। 10 mm के अगेंस्ट आपके पास जो रीडिंग आएगी वो आएगी 8.15 mm, 8.15 mm। अब इसको ट्राई कर सकते हो, यहाँ से मैंने 10 mm लिया और यहाँ से जो मेरे पास रीडिंग आई वो आई आपके पास, एक्चुअल में जो रीडिंग आती है जब आप इसको मेजर करते हो, गिवन लेंथ 10 mm के अगेंस्ट you get a reading of 8.51 mm. This is the iso length and this is the actual length. This is the iso length. इस iso length को अदरवाइज आपने, अगर आपने जानना है तो इट इज 8.5 mm, बट अगर आपने यूज करना है इसको तो आपको पता है कि अगर मैं कोई फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसकी साइड है गिवन लेंथ 40 mm, तो मेरे पास फोर्थ मार्किंग 40 mm की यहाँ पे आई है आइसो लेंथ की। सो मैं इस पॉइंट से लेके ऑन द एसी लाइन में इतना मेजर करूंगा, मैं फिर यहाँ से मेजर करके मार्क नहीं करूंगा वहां पे, मेरे को कंपास से यहाँ से मेजर करना है और जहां पे भी मेरी ड्राइंग बन रही है ऑन द आइसोमेट्रिक एक्सिस वहां पे मार्किंग्स करते रहना है टू ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सो आई होप यू हैव clearly understood about this point on isometric scale, how to find the isometric length from the isometric scale. Now we'll further move to the example to show the projections on the isometric axis. So उसके अंदर सबसे सिंपल एग्जांपल जो मैं assume कर रहा हूँ that is of a cube or cuboid. So I'm assuming an example of a cuboid, a cube or a combination of figures. If anybody is having the textbook
तो टेक्स्ट बुक के अंदर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस का। अगर आप उनको स्टडी करने की कोशिश करो थ्रू द एग्जांपल्स, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगी सारी बात, किस तरह से मैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे वहां पे तो आपको सारी एग्जांपल्स एंड आंसर्स क्लियर होंगे वहां पे। कंसेप्चुलाइज करना है इसको ना, अच्छी तरह से कंसेप्चुलाइज करोगे तो ये बहुत आसान, सबसे आसान चैप्टर है फ्रॉम ऑल द प्रोजेक्शन चैप्टर्स, आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक का। एंड अदरवाइज इस चैप्टर पे मेरे ख्याल से कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, बट जिस टाइम पे ये सिलेबस में था, आई थिंक सेकेंड ईयर, अब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए ये सारा सिलेबस में है इस टाइम पे। सो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है आइसो एंड ऑर्थोमेट्रिक प्रोजेक्शंस का। अब इसके अंदर एग्जांपल एज्यूम करते हैं, मैंने एक सिलेंडर बनाना है इस तरह से। ये एक सिलेंडर बनाना है ऐसे। ये आपको पता लग रहा है कि सिलेंडर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस सिलेंडर को बनाना कैसे है आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर। सो इसको बनाने के लिए आई नीड टू हैव द आइसोमेट्रिक स्टार्टिंग पॉइंट, और एक्सिस मेरे को बनानी पड़ेगी। सो इस एक्सिस को क्रिएट करने के लिए व्हाट विल आई डू इज, सॉरी, सो मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ टू शो अ थिन लाइन, एंड ब्लैक मार्कर में यूज करूंगा विजिबल लाइन के लिए। सो अभी मैंने तीन आइसोमेट्रिक एक्सिस बना दी यहाँ पे। So, यहाँ पे मैंने आइसोमेट्रिक एक्सिस बना दी। अब इस आइसोमेट्रिक एक्सिस के ऊपर सिलेंडर बनाना है। तो मेरे को सिलेंडर को बनाने के लिए आइसोप्लेन्स का यूज करना पड़ेगा। अब आइसोप्लेन्स आपको पता है किस तरह से आते हैं। अगर मैं आइसोमेट्रिक एक्सिस लाइन बना रहा हूँ तो इसी के पैरेलल यहाँ से इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, आइसोमेट्रिक लाइन, फिर एक लाइन ड्रॉ करी आइसोमेट्रिक लाइन, एंड फिर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी आइसोमेट्रिक लाइन, इसके पैरेलल ड्रॉ करी एक आइसोमेट्रिक लाइन, इसके पैरेलल ड्रॉ करी आइसोमेट्रिक लाइन, एंड इसके पैरेलल ड्रॉ करी एक आइसोमेट्रिक लाइन। ये जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से ये है 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, फिर इस डायरेक्शन में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। हर बार ही 30 डिग्री लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसको मेजर कर सकते हो। जहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स आ गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, वहां पे आपके पास इजीली उस पॉइंट से लेके यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक स्केल बना के रख लूंगा मैं साइड में अपना आइसोमेट्रिक स्केल। तो मेरे पास ऐसे आइसोमेट्रिक स्केल बना होगा इस तरह से, ठीक है। जितना भी लेंथ होगा मैं आइसो लेंथ यहाँ से मेजर करूंगा, और इस आइसोमेट्रिक एक्सिस एंड लाइन के ऊपर मैं लेंथ को यूज करूंगा। तो अगर मेरे पास वो कह रहा है कि सिलेंडर का जो बेस है उसका डायमीटर गिवन होगा, बेस डायमीटर इज 50, एंड एक्सिस और द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो 50, दोनों में 50 ले लेता हूँ। अब इस चीज को अचीव कैसे करना है, यहाँ पे इस चीज को बना के रख लेते हैं।
पूरा कंप्लीट मैंने 6 फेसेस ले लिए, 6 स्क्वायर फेसेस, 50 बाय 50, 50 बाय 50, 50 बाय 50, 50 बाय 50, एक ये टॉप वाला आ गया एंड एक बॉटम वाला आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इन 6 फेसेस को मैं यूज करूंगा टू ड्रॉ सिलेंडर, एंड सिलेंडर आपको इस तरह से दिखाई देगा। इसको ड्रॉ करने का मेथड है 4 सेंटर मेथड। ठीक है, एक 4 सेंटर मेथड होता है और एक और मेथड होता है। सो मैं 4 सेंटर मेथड से इसको ड्रॉ करूंगा। 4 सेंटर मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये चीज बना दी, स्ट्रक्चर बना के रख लिया आपने। इस स्ट्रक्चर को मैं यूज करके, ये सारा स्ट्रक्चर लाइट लाइन से बनाया आपने, इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं अपने एक्चुअल प्रोजेक्शन को ड्रॉ करूंगा। यहाँ से दिस इज ऑल्सो 30, दिस इज ऑल्सो 30, दिस लेंथ इज आइसो लेंथ 50 mm, दिस लेंथ इज आइसो लेंथ 50 mm। आइसो लेंथ पिक की मैंने, एक्चुअल बनानी थी 50, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से मेरे पास आइसो लेंथ आ गई, आइसो लेंथ को पिक किया, इस पॉइंट पे आया, कट किया तो आपके पास पॉइंट आ गया ऐसे करके आइसो लेंथ का। फिर यहाँ पे आइसो लेंथ का पॉइंट आया, फिर यहाँ से इस पॉइंट पे गया, यहाँ पे कट किया, आइसो लेंथ का पॉइंट आया, यहाँ से इस जगह पे आइसो क्रॉस आ गया। जब क्रॉस आ गया तो आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा एंगल, यहाँ पे आपके पास एक नीचे ऐसे स्क्वायर ड्रॉ हो जाएगा। इस स्क्वायर को जो मेरे पास आइसो प्लेन के ऊपर बना है, ये जो स्क्वायर बन गया ना 50 बाय 50, हर जगह मैं 50 50 50 50 यूज कर रहा हूँ, दिस इज द आइसो स्क्वायर। एंड इस प्रोजेक्शन को मैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बोलूंगा, एंड आई ऑल्सो कॉल्ड इट एज आइसो सिलेंडर। आइसो सिलेंडर मेरे पास मिल जाएगा, आइसो सिलेंडर। इसको स्टार्ट करते हैं 4 सेंटर मेथड को। यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ये भी स्क्वायर फेस है, दिख नहीं रहा आपको पर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में इट इज अ स्क्वायर फेस। दिस इज ऑल्सो स्क्वायर फेस, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर फेस, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर फेस, एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में ये आइसो स्क्वायर्स हैं। अब बड़े ध्यान से देखना है इस चीज को। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं सारे स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे ब्लैक में मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, दो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ब्लैक में मार्क कर दिए। तो जहां पे ब्लैक मार्क किया है वहां से मैं अपने स्टार्ट करूंगा 4 सेंटर मेथड को। एक ये ऊपर वाला टॉप है, ये उसके 2 पॉइंट आ गए कॉर्नर के, एंड ये नीचे वाला आइसोप्लेन है, इसके यहाँ एंड यहाँ पे पॉइंट आ गए। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक जगह पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि अगर डायमेंशन एक हो जाए तो ये एक ही जगह पे आएंगे दोनों। ऐसे इसके अंदर मैं डायमेंशन का यूज नहीं कर रहा, इसलिए मैंने अलग अलग दिखाया फॉर योर एक्सप्लेनेशन। तो इस कॉर्नर को पिक कर लिया मैंने, एंड इसके अपोजिट जो कॉर्नर है इस कॉर्नर को पिक कर लिया। फर्स्ट स्टेप इन द 4 सेंटर मेथड इज you have to join this corner with the midpoints with the midpoints on the sides opposite to this corner। इस कॉर्नर के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ये वाली। इसके सामने कौन सी साइड दिखाई दे रही है, ये वाली। सो इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को हमने फाइंड कर लिया। अगर ये 50 mm का है, सो यहाँ से मैं 25 mm की आइसो लेंथ ली और यहाँ पे कट लगा दिया, तो एक मिड पॉइंट आएगा। यहाँ पे फिर आइसो लेंथ कट लगा दिया 25 mm का, यहाँ पे एक मिड पॉइंट आ गया। इस कॉर्नर को मैं लाइट लाइन से इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ। फिर जो इस कॉर्नर के दूसरी साइड में कॉर्नर था जहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, उसके अपोजिट कौन सी साइड है, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। ठीक है जी, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड। इस साइड को मैं सी डी
कॉर्नर ए के अपोजिट थी साइड डी एंड सी एंड बी। कॉर्नर सी के अपोजिट है साइड ए डी ए एंड बी। So what will I do is I'll again take the ISO 25 mm length. कंपास के साथ इतना मैंने यहाँ पे कट कर दिया, so I have the midpoint of the side AB and the midpoint of side DA. Now from corner C, I'll join the corner with the midpoints on the side DA, on the side AB. This way, joined it. Now in joining the corners with the midpoints, दो नए पॉइंट आए मेरे पास, एक ये वाला and एक ये वाला. These two new points, I'll name them as 1, O1 and O2. O1 and O2. From point O1 मेरे को इतना डिस्टेंस खोलना है O1 से लेके इसके मिड पॉइंट तक, तो इसको मैं नेम कर सकता हूँ M1, this is M2, M3, M4. O1 से लेके M1 तक मैंने इतना डिस्टेंस खोल लिया. O1, O2, O1, M1 ये सेम होंगे दोनों. इतना डिस्टेंस या इतना डिस्टेंस खोल लिया और फिर कंपास के साथ नीडल रख के उसकी पिन यहाँ पे रख के इस तरह से एक आपके पास आर्क लग जाएगी ऐसे इस डायरेक्शन में. In the similar way, I'll keep my needle of the compass here on O2 and I'll do this much distance. O2 M3 is equal to O2 M4. So I'll take O2 M4 and I'll draw a curve like this. ये curve ऐसे बन जाएगा आपके पास. And then from corner A till this point M1 or from this point A till M3, ये दोनों AM3 AM1 these are equal. So I'll put my needle here. कितना डिस्टेंस मैं खोल लूंगा, इतना डिस्टेंस खोला मैंने कंपास के साथ और ऐसे एक कर्व जनरेट किया. ये जो कर्व बनेगा ये बिल्कुल जाके M3 पे मीट कर जाएगा. फिर C कॉर्नर से M2 तक का डिस्टेंस एंड फ्रॉम कॉर्नर C टिल M4 बोथ ऑफ दीज आर सेम. C M2 इज इक्वल टू C M4. इतना मैंने खोला डिस्टेंस एंड ऐसे एक कर्व जनरेट करना है फिर से. तो इस तरह से एक कर्व जनरेट कर दिया. सो नाउ यू कैन सी ये जो ज्यादा ब्लैक में दिखाई दे रहा है, दिस इज द बेस ऑफ द सिलेंडर. ये एक बेस बन गया. नीचे वाला बेस है सिलेंडर का, एक ऊपर वाला है. ये नीचे वाला बेस मैंने बना दिया. इसी प्रोसेस को या तो आप रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज इसका एक सिंपल तरीका भी है. आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट्स आ जाएंगे, सेम मेजर करके मिड पॉइंट्स ले आओ. यहाँ से मेजर करके मिड पॉइंट आ जाएंगे, मिड पॉइंट आ जाएंगे. ठीक है. एंड इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक पकड़ के सीधा इस तरह से कर्व यहाँ से ऐसे. फिर आपको लाइंस को ज्वाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए, तो मेरे ख्याल से ज्वाइन करना ही पड़ेगा. वो पॉइंट्स आएंगे O1 O2. इस प्रोसेस को, सारे प्रोसेस को सेकंड वाले आइसोप्लेन पे आपको रिपीट करना पड़ेगा. ये आपके पास दो बेस सर्कल बन गए, बेस सर्कल 1, बेस सर्कल 2. ठीक है. अब यहाँ से मैं इस पॉइंट से बिल्कुल इसके सेंटर में, बिल्कुल इसके सेंटर से I'll try to join them together. यहाँ से ऐसे आ गया एंड बिल्कुल यहाँ से क्या हो रहा है बीच में, बिल्कुल इसके सेंटर से लेके
यहाँ तक मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ये बन गया आपके साथ सामने सिलेंडर, एन आइसो सिलेंडर विद फोर सेंटर मेथड। सॉरी, फोर सेंटर नहीं, इस मेथड का नाम है फोर, आई थिंक इट्स फोर सेंटर। दो मेथड्स हैं, या तो फोर सेंटर मेथड है और इट इज कॉल्ड एज फोर स्क्वायर मेथड, फोर सेंटर मेथड। इट्स अ फोर सेंटर मेथड। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन को गो थ्रू कर लो एक बारी। इन बिटवीन। वही सर, गलती से हो गया था। दो बार ही हो गया यार, ये गलती इतनी बार नहीं होती। नहीं सर, वो नहीं, पता नहीं क्या सर। सॉरी सर। अच्छा, तो एकदम आवाज आती है ना कान के अंदर। तो गेम तो नहीं खेल रहा पीछे कोई, वो कौन सी गेम चल रही है आजकल? पबजी? नहीं सर, मैं पबजी खेलता नहीं। अच्छा चल ठीक है भाई, हो जाता है यार कभी कभी, आजकल यही इश्यूज आ रहे हैं सबके पास। कोई ठीक है। ये चीज हो गया क्लियर आपको कि नहीं हुआ? आप फिर बता दो एक बारी, फिर मैं अगर नहीं हुआ तो मैं इस पर रिपीट कर लेता हूँ। सर एक इसके बार अंदर, कर दो प्लीज। ओके, अच्छा इसके अंदर जो मेरे पास सर्कल का डायमीटर दिया हुआ था, तो एक्चुअल में इसको कहते हैं सर्कुलर। सर्कल को मैंने चेंज करके आइसोप्लेन में एक एलिप्स जनरेट कर दिया। एक्चुअल में इसको आइसोसिलेंडर बोलेंगे। बेस सर्कल ऑफ द सिलेंडर इज हेयर, बट जो आपको इमेज दिखाई देगी पैरेलल टू यू इज अ सर्कल विच इज कन्वर्टेड टू एन एलिप्स। बट एक्चुअल में ये आइसोप्लेन के ऊपर इसको कहेंगे आइसो सर्कल एंड आइसो सिलेंडर। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ रब करके दोबारा से।